दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और हम जुड़ रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज के मंच पर। आज का जो सबसे ज्वलंत सवाल है वो सवाल है शिक्षा का। इस शिक्षा के सवाल को लेकर जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कमोबेश पूरे देश भर में फैल गया है। बात नीट से शुरू हुई थी लेकिन अब वो छोटे छोटे विद्यालयों तक पहुंच गई है और छोटी उम्र के बच्चों तक पहुंच गई है। वो भी हक मांग रहे हैं कि हमारे स्कूलों की क्या दशा है। स्कूलों में हालत खराब है, टीचर्स नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टूटे फूटे भवन है। अब हमें ये स्वीकार नहीं है। यानी जो जेन जी ने एक अलग जगाई थी वो अब जेन अल्फा तक आ गई है और पूरे देश भर में शिक्षा को लेकर एक बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे, क्या ये सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है? क्या सरकार को सबक सिखाने के लिए ये छात्र अब सड़कों पर आ गए और उनके साथ जो कॉकरोच है उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जो पहले कभी सरकार के फर्माबरदार हुआ करते थे या उनके पक्ष में बोला करते थे, अब वो भी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। बाबा रामदेव जैसे लोग भी बाहर निकल आए और कह रहे हैं शिक्षा को ठीक नहीं किया तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। हालांकि उनके आंदोलनों की क्या कुछ प्रासंगिकता रही है ये हम सभी जानते हैं। तो इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर शशि शेखर सिंह हैं जो डीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, लेकिन शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, लगातार इनका साथ शिक्षा के साथ बना हुआ है और सामाजिक सरोकारों को लेकर भी ये लगातार जुड़े रहते हैं और अपनी बेबाक टिप्पणियां करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विवेक कुमार जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये अपनी राय रखेंगे क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी और काफी शहरों में जो छात्र हैं वो लगातार इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। और शिव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और लगातार इस पूरे विषय को हम भी इस अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। इस पर आप चर्चा शुरू करेंगे। शशि जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि शिक्षा एक बच्ची का वीडियो है हमारे पास, वो पहले दिखा दें फिर हम आप सवाल कीजिए। जी बिल्कुल, दिखाइए। क्या लोग धरना कर रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? पुलिस से आपने बात करी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? जोश देखिए बच्चों का जोश देखिए। और अगला वीडियो है बाबा रामदेव। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी ADM और DM का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए। और जब जी, तो आपने सुना, ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को नहीं आना चाहिए, लेकिन शिक्षा तो छोटे बच्चों से ही प्रारंभ होती।
तो अगर बुनियाद ही खराब होगी, और ये बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं, ये अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, और ये उठा रहे हैं तो ये ठीक कर रहे हैं। बात उनकी एक लहजे से सही है कि इनको पढ़ना चाहिए, सड़कों पर नहीं आना चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए जब स्कूल नहीं है, आपने 1 लाख के लगभग स्कूल बंद कर दिए, तो ये बच्चे अब जाएंगे कहाँ? सड़क पर आएंगे। ये इनकी लाचारी है, ये इनकी मजबूरी है, और ये इनका हक भी है, और ये इसको मांगने कर आए हैं, और पूरा कर देंगे तो फिर ये वापस स्कूल में ही चले जाएंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। लेकिन ये आप जो सोए हुए हैं, जो सरकार सोई हुई है, उसको जगाने के लिए सड़क पर आए हैं। और ये कहीं तय नहीं है कि किस उम्र सीमा के लोग ही अपना हक मांग सकते हैं या आंदोलन कर सकते हैं। एक दूधमुहा बच्चा भी अपने दूध के लिए, हक के लिए वो मांगता है। शशि शेखर जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि जिस तरह से पूरे देश में अभी शिक्षा को लेकर इतना बड़ा आंदोलन जग गया है, अब मतलब छोटे लेवल से, मतलब हमारे यहाँ देश शिक्षा का ही हाल बेहाल है। स्कूल में मतलब टीचर्स की अगर अनुपात देख लिया जाए तो पूरे स्कूल को एक टीचर पढ़ा रहा है, या फिर शिक्षा के लिए वहां ना भवन है, ना पीने का पानी है, ना कुछ भी नहीं है। और जब इन बच्चों ने देखा कि हमारे बड़े जो हैं सीनियर, वो अपने लिए मांग पूरी करके एक शिक्षा मंत्री को हटवा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी मांगों के लिए आवाज लगा सकते? आप पूरे देश भर में इन छोटे छात्रों का इस तरह सड़कों पर निकलना, शिक्षा के लिए अपना हक मांगना, इस आंदोलन को किस तरह देखते हैं? नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि शिक्षा, आप जानते हैं कि से लेकर के 14 साल के विद्यार्थियों के लिए फंडामेंटल राइट्स वो कंपल्सरी 6 साल से 14 साल के विद्यार्थियों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को देने की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगी तो क्या विद्यार्थी चुपचाप बैठे रहें? सवाल ये उठता है। तो भी संविधान में संशोधन करके इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। 6 साल से 14 साल के विद्यार्थियों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसका मतलब है कि सरकार जब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगी तो क्या युवा और विद्यार्थी चुप रहे? सवाल ये है। तो यदि युवा और विद्यार्थी चुप रहेंगे तो इसका मतलब है कि उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। संविधान में जो संशोधन हुए हैं उसका कोई मायने नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसीलिए विद्यार्थियों को अपने हक के लिए अगर वो बोल रहे हैं कि उन्हें स्कूल चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, टीचर चाहिए, किताबें चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस चीज को पूरे समाज को और सरकार को भी, पूरे समाज को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को तो लेना ही चाहिए, क्योंकि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो इसका मतलब है कि आप इन तमाम परिस्थितियों को देखें। एक दूसरी बात कि जो नीति आयोग के अपने रिपोर्ट हैं, आप जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके मोदी ने नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग के एक रिपोर्ट आए हैं जिसमें साफ कहा गया है कि कितने स्कूल बंद हो गए हैं, कितने स्कूलों में एक शिक्षक है, कितने स्कूलों में जो है टॉयलेट नहीं है, कितने स्कूलों की कितनी बदहाली है। ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि सरकार न तो संविधान के प्रति गंभीर है, न तो अपने नीति आयोग के द्वारा दिए गए डेटा के प्रति या जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उसके प्रति गंभीर है। इसका मतलब है कि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। तो जब शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है तो ऐसी सरकार के खिलाफ कब तक युवा या स्कूल के विद्यार्थी इसे बर्दाश्त करेंगे? सवाल ये उठता है। इसलिए आप जब तक अपने हक की लड़ाई, और देखिए डेमोक्रेसी में हक की लड़ाई वही डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है। अगर समाज में युवा, विद्यार्थी, नागरिक चुप हो जाएं तो वो एक जो है अधिनायकवादी व्यवस्था की निशानी है। दूसरी ओर सरकार जो है चुप कराने की कोशिश करे, वो भी अधिनायकवादी सत्ता और सरकार की निशानी है। तो जनता का चुप न रहना ये बहुत जरूरी है जनतंत्र के लिए। और सरकार यदि दमन करे तो फिर उसका विरोध। सरकार को चाहिए कि युवाओं से, विद्यार्थियों से, सबसे वो संवाद करे, जो कमियां हैं वो उसकी जिम्मेदारी ले और कमियों को पूरा करने की बात तो करे। लेकिन सिर्फ कहने से तो बात नहीं होगी। 12 साल में आपने क्या किया? 12 साल में आपके कार्यकाल में राज्यों में कितने स्कूल बंद हुए? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब ना आप देंगे ना हम देंगे, क्योंकि जवाब तो सरकार की होगी, शिक्षा विभाग की होगी। तो मुझे लगता है कि जो अंततः
आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो है वो नीट में पेपर लीक हुआ, उसके बाद किस प्रकार से करीब 20 से अधिक विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद जो है फिर कैसे चीफ जस्टिस ने किसी को कॉकरोच कह डाला। उसके बाद देखिए युवाओं में जो अंदर में आक्रोश था वो फूट पड़ा, और फूट पड़ा तो उसका जेनजी और फिर जेन अल्फा यानी स्कूल के विद्यार्थी वो, तो मैं बार बार इस बात को ध्यान दे रहा हूं कि संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार और उसके साथ ही साथ जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए उसके देने की सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, भाग रही है, उसे पूरा नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ विद्यार्थियों को आवाज उठाने का संवैधानिक अधिकार है। और ये बाबा रामदेव और जो आपने दिखा, देखिए ये लोग कतई अविश्वसनीय लोग हैं, इनका विश्वास न करें, इनका इतिहास ही गंदा है, क्योंकि ये हमेशा कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। एक और उनकी क्लिपिंग्स जो घूम रही थी, तो इसका मतलब है कि जो खुद ही नहीं पढ़े हैं, जो स्कूल खुद नहीं गए, पता नहीं 5वीं क्लास में पास है नहीं है, ये धंधेबाज लोग हैं। तो ये लाला रामदेव जो धंधेबाज है, इनकी बातों को हमें तो सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सरकार बदल जाए देखिएगा कि ये रुख बदल देंगे, देखिएगा ये क्या बोलना शुरू, क्यों कोई इनको अपने धंधे को जारी रखना है। तो मुझे लगता है इस बात को भी समझने की जरूरत है, और समाज में जो ऐसे लोग हैं जो हवा के रुख के साथ जो है अपने अपने जो है वो दांव खेलते हैं, उनको कतई जो है महत्व नहीं देना चाहिए, वो कतई जो है विश्वसनीय लोग नहीं है। मुझे लगता है कि एक सवाल बहुत जरूरी है जो विद्यार्थियों ने उठाया है। हमें याद है कि जेपी मूवमेंट में हम लोग भी प्रिंसिपल साहब जब जेपी का कॉल था, प्रिंसिपल आ रहे होते थे स्कूल के, तो हम लोग जो है तख्ती लेकर के वो मुंह छिपा लेते थे कि प्रिंसिपल साहब देखे नहीं, लेकिन तख्ती में बहुत साफ लिखा होता था, और उसके बाद निसंदेह जो है वो कुछ को आइडेंटिफाई करते थे, फिर कहते अच्छा तुम्हारे खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल है कि जब सामूहिक चेतना आ जाती है ना, तो कितने के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं कर पाते थे, और इसी प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे। स्कूल के यानी कि हाई स्कूल के एग्जाम को हम लोगों ने उस समय बैकआउट करवाया। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि वो चेतना इसलिए आती है क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा के लिए सुविधा देना, इसका मतलब है कि जो आप सरकारी स्कूलों, ये देखिए ये सरकारी स्कूलों की बदहाली है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी, प्राइवेट स्कूल में तो वो व्यवसाय है। मैं प्राइवेट स्कूल के में शिक्षा को कम से कम हाई स्कूल तक जो है, बल्कि मेरी तो मांग होती कि जो है शिक्षा को जो है वो हायर एजुकेशन में भी जो फ्री किया जाए, और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। 6% से अधिक का बजट जो है वो 1966 में कोठारी कमीशन ने दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी सवाल है, और ये सरकार की जो लखनऊ की बात कर रहे हैं, या जहां भी राजस्थान में जिस प्रकार के आदेश दे दिए गए हैं, ये जो हिटलरी फरमान है, तुगलकी फरमान है, इससे अब विद्यार्थी डरने वाले नहीं है। ये अपनी औकात को समझ लें कि जब युवा जाग जाते हैं, जनता जाग जाती है, तो अच्छी सरकार के जो है ना ठिकाने लग जाते हैं। मोदी क्या है, मोदी को तो अपनी बहुमत भी नहीं है, और जो जिनके बल ये कूद रहे हैं, जिस दिन इनकी सत्ता खिसकने लायक हो जाएगी, जानते हैं कि चूहा सबसे पहले जहाज से, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहा सबसे पहले कूद जाता है। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो मैं तो मानता हूं कि जो युवाओं के द्वारा ये अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सीजेपी वाले ने एक कैंपेन प्रारंभ किया है, ठीक है, वो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, और उसका असर भी हो रहा है। बंगाल में जिस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, वो स्कूल में जाकर के सिर्फ जो है वो एक वॉलंटियर था, वो जानकारी लेना चाहता था, और जानकारी लेने के बाद जो है उसे पुलिस ने, उनके गुंडे जो आप जानते हैं बंगाल में तो गुंडों की ही सरकार हो गई है, तो बंगाल के लोगों ने जाके उनसे मार पिटाई की, और जब पिताजी उनके बचाने के लिए आए तो उसकी हत्या कर दी। इतनी मार पिटाई की तो फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो माहौल है, मुझे लगता है कि युवाओं को इन तमाम चीजों के खिलाफ भी बोलना होगा कि अगर कहीं सरकार के द्वारा या सरकार के समर्थित असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा होगी तो युवा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये, और इसी प्रकार से लखनऊ में आपने देखा होगा कि सड़कों पे विद्यार्थी बैठे हुए हजरतगंज की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है, जो एक मैसेज बहुत साफ है कि युवाओं ने कमर कस लिया है कि अपने हक की लड़ाई वो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो उसके लिए दमन सरकार जितना भी करे वो डरेंगे नहीं। और जब किसी समाज में, जनतंत्र में जनता डरना बंद कर दे, तो जो शासक हैं उनकी चूलें हिल जाती हैं, उनकी सत्ता जो है हिल जाती है। मुझे लगता है ये भारत के जनतंत्र के लिए शुभ संकेत है।
जी, बिल्कुल शुभ संकेत हैं। और अभी हम वो पत्र भी दिखा रहे थे जो तुगलकी फरमान, जो एक हिटलरी फरमान है, जो राजस्थान में वहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया है। इसमें ये कहा गया है, देखिए वही बात होती है कि जब बदलने का कोई विचार नहीं होता, सुधार का कोई विचार नहीं होता, तो फिर डराया जाता है कि आप हमारी बदहाली क्यों दिखा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई स्कूल में इस तरह के चित्र लेना, वीडियोग्राफी करना, लाइव स्ट्रीमिंग करना, उनके हालत दिखाना, वो पूरी तरह प्रतिबंधित है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये पत्र यहाँ पर यही बता रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम बदहाल हैं, खराब हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे, लेकिन आप उसको दिखा नहीं सकेंगे। ये चीज़ है कि आप रोक रहे हैं, उनके लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। भई स्कूल की दीवारें गिर रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है, पंखे नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और अगर उसको दिखाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं, आप दिखा नहीं सकते हैं। तो इसी तरह ये सरकारें काम कर रही हैं। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा का कोई अच्छा हाल नहीं है, बुरा हाल है, और यही देख रहे हैं कि बच्चे सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, और जो देख रहे थे कि वहाँ पर भी सरकार का इसी तरह रुख है, जो बच्चे कह रहे थे कि पुलिस लेकर के जा रहा है, वो चेतावनी दे रहे हैं, कोई बीजेपी को भी और पुलिस को भी। तो ये जो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है? वाक़ई दशा इतनी खराब है कि जो बच्चे बाहर निकले हैं आज सड़कों पर? देखिए, मंच पे उपस्थित आप सभी सम्मानित पैनलिस्टों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं आपके सम्मानित मंच से चाहूंगा। सत्यता यह है कि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद भी पीएबी की जो रिपोर्ट बताती है कि यूपी के सरकारी स्कूलों में 31% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में विधानसभा में जो जानकारी सरकार ने साझा की है उसके अनुसार 62,465 और कक्षा 1 से 8 तक 81,821 से अधिक पद रिक्त हैं। एकल स्कूल शिक्षा पद्धति की अगर बात करें स्कूलों में, तो प्रदेश में लगभग 7,874 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और उसमें भी अगर मैं आपको बता दूं कि जिसमें करीब 4.85 लाख बच्चों की पढ़ाई सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है। शिक्षक तैयार करने वाले मुख्य संस्थान जैसे SCERT में 25% और DIETS में 45% शिक्षक प्रशिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों योगी सरकार ने आते ही इस तरह से शिक्षा की दिशा में उदासीनता दिखाई है। मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में जाना होगा, क्योंकि सरकार की कार्यप्रणाली जो है लगातार जब से भाजपा सरकार शासन में आई है, वो जिस तरह से कार्य कर रही है, चाहे वो जिस तरह से क्रियान्वयन कर रही है, इसकी सामाजिक परिदृश्य को, उनके उद्देश्यों को और इस उद्देश्य के पीछे जो छुपा हुआ उनका वास्तविक लक्ष्य है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आपको इसके लिए इतिहास के पन्नों में जा करके आरएसएस की गोलवलकर जी की जो पुस्तक है नवनीत विचार नवनीत, उसका अध्याय एकात्मक शासन की अनिवार्यता को पढ़ना चाहिए, जिसमें देश के संघीय व्यवस्था की जगह एकात्मक शासन को लागू करने के उपाय सुझाते हुए गोलवलकर जी ये लिखते हैं, इस लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्व का और प्रभावी कदम है कि हम अपने देश के विधान से सांघिक ढांचे की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात राज्य के भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। एक देश, एक राज्य, एक विधानमंडल, एक कार्यपालिका को घोषित किया जाए। उसमें खंडात्मक, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, भाषाई, अन्य प्रकार के गर्व का चिन्ह नहीं होना चाहिए। इन भावनाओं को, हमारे एकत्व के सामंजस्य को ध्वंस करने का अवकाश भी नहीं मिलना चाहिए। संविधान का पुनः परीक्षण एवं पुनर्लेख हो, जिसे संविधान बदलने की बात जो बार बार भाजपा करती है, जिससे कि अंग्रेजों द्वारा किया गया, वर्तमान नेताओं द्वारा मूर्तावश ग्रहण किया हुआ कुटिल प्रचार की हम अनेक अलग अलग मानव वंशों, राष्ट्रीयताओं के गुट जो संयोगवश भौगोलिक एकता एवं एक समान सर्वप्रधान विदेशी शासक के कारण साथ साथ रहे हैं, इस एकात्मक शासन की स्थापना द्वारा प्रभावी ढंग से अप्रमाणित की जाए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गोलवलकर जी, जिनको कि भाजपा के लोग अपना नेता मानते हैं, आज मोदी जी आधुनिक नेता बनना चाहते हैं संघ और भाजपा के। उन्होंने 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रथम अधिवेशन में एक संदेश भेजा, जिसमें वो कहते हैं, आज की संघात्मक राज्य पद्धति पृथकता की भावनाओं का निर्माण और पोषण करने वाली, एक राष्ट्र भाव के सत्य को अमान्य करने वाली, विच्छेद करने वाली, इसे जड़ से हटाकर संविधान शुद्ध कर एकात्मक शासन को प्रस्थापित किया जाए। वो एक देश एक राज्य का समर्थन करते हैं। भारत में केंद्रीय शासन होना चाहिए। शासन व्यवस्था की दृष्टि से राज्य समूह नहीं, क्षेत्र रहने चाहिए। इसी उद्देश्य पे पूरी भाजपा काम कर रही है और यही कारण है कि जब आप सवाल पूछेंगे तो भाजपा असहज होती है।
इसीलिए सवाल पूछने की योग्यता ही समाप्त कर दी जाए, बौद्धिकता ही समाप्त की जाए। ना आप पढ़ेंगे, ना आप उनकी डिग्री मांगेंगे, ना उनकी नीतियों पे सवाल उठाएंगे, और ना ही उनके लक्ष्यों को आप समझ पाएंगे। सत्यता यह है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार भाजपा जिस तरह से कार्य कर रही है, इस देश में शिक्षा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, उसकी क्वालिटी को लगातार घटाने का और गिराने का काम किया गया। अन्यथा भारत की शिक्षा पद्धति अगर इतनी बढ़िया है, तो भाजपा के नेताओं के बच्चे विदेशों में शिक्षाएं क्यों ग्रहण कर रहे हैं भाई? क्यों ग्रहण कर रहे हैं? सवाल तो ये उठना चाहिए। इस देश की कैबिनेट और संसद में पहली चर्चा तो ये होनी चाहिए कि अगर भारत में आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान है, उसके बाद भी उसी कैबिनेट को चलाने वाले, उसी शासन को, तंत्र को संचालित करने वाले नेताओं के बच्चे विदेश जा रहे हैं। क्या उन्हें अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? मोदी जी पहले ऐसे नेता हैं पूरे विश्व के जिन्होंने एक कानून पास किया बाकायदा कि उनकी शैक्षणिक योग्यता की डिग्री को आप सार्वजनिक रूप से मांग नहीं सकते, आरटीआई के द्वारा भी नहीं मांग सकते। ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अपनी डिग्री दिखाने से डर लगता है। और जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया वाली जो एक लोकोक्ति आती है, ये इस लोकोक्ति पे भरोसा नहीं करते हैं। उसका कारण है, अभी आपने एक बाइट दिखाई कि रामदेव बाबा कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य खतरे में है, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने सुर बदले। बच्चे अगर आंदोलन करेंगे तो पढ़ेंगे कब? वास्तविकता यह है कि बिल्कुल सर सही कह रहे थे। बाबा रामदेव की कोई फाइल सब्सिडी वाली अटकी रही होगी, तो उन्होंने एक आया, पिंच किया और उनकी फाइल पास हो गई होगी। आप देखिए आज मौन है, आज मौन हो गए। तो ये तो ब्लैकमेलर्स हैं इंडिया के, जो शासन को ब्लैकमेल करके अपना काम करवा लेते हैं। और इससे ये पता चलता है कि भाजपा को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। दूसरी बात, अभी आपने राजस्थान का एक पत्र दिखाया, मैं कहता हूं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान सरकार तो एकदम मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है। अरे हम बच्चों से कह देंगे, बच्चे वीडियो ला करके दिखा देंगे भाई, हमें क्या जरूरत है, आवश्यकता है जाने की? मैं तो कह रहा हूँ, अभिजीत दीपके को भी मैंने मैसेज में टैग किया आपने कि बल्कि बच्चों से कह दो, बच्चे ही ला करके देंगे। दुर्व्यवस्था तो वो झेल रहे हैं ना, आप तो जाएंगे तो उसको प्रायोजित बता देंगे। मुझे तो ये इंतजार मैं कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चों ने सुबह 6 बजे किया, एक बात तो तथ्यात्मक रूप से साबित हो गई कि भाजपा के नेता 6 बजे तक सो करके नहीं उठे थे, वरना उस पर उनकी प्रतिक्रिया या बयान आ गए होते, या कोई नेता पहुंच जाता, सांसद विधायक तो पहुंच ही जाता उस क्षेत्र का, कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब भाई योगी जी को तो सो करके उठ जाना चाहिए, बीजेपी को ज्यादा योगी जी को तो सो करके उठ जाना चाहिए था जी। मैंने कहा बीजेपी को ज्यादा मन लपेटो, तुरंत नेट बंद हो जाता है, इसलिए उतना ही लपेटो जो नेट चलता है। अब सर ये तो डिजिटल इंडिया के ध्वस्तीकरण का भी प्रमाण है। डिजिटल इंडिया की एक तरफ बात होती है, प्रौद्योगिकी क्रांति लाने वाले भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात तो कर दी, लेकिन उनको शायद इंटरनेट, वो शायद सीधे सैटेलाइट फोन चलाते होंगे। भाई दुर्व्यवस्था तो हम और आप झेल रहे हैं ना। आपकी अधिकतर डिबेट में स्ट्राइक आती है कई बार, और सूचना का तो अलग ही किस्सा चल रहा है। योगी जी ने ब्लाइंड जो भरोसा कर लिया, आंख मूंद करके जो अपनी टीम 11 टीम 9 पे भरोसा कर लिया। सूचना और एलआईयू ने लगता है उनको ये संकेत नहीं दिए थे कि आक्रोश और ज्वालामुखी लखनऊ की राजधानी में ही पनप रहा है। आज बच्चों के रूप में सड़क पे भी आ गया। इससे पहले 2 दिन पहले देखिए, बच्चे डीएम कार्यालय तक पहुंच गए। कुछ बच्चों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया, जवाहर नवोदय में। तो ये तो आश्चर्य की बात है कि मोदी जी के, और ये सॉरी माफ कीजिएगा, योगी जी के तो विधानसभा में प्रस्तुत किए जा रहे सारे दावे ध्वस्त हो गए। सारा नैरेटिव फेल हो गया। हजारों करोड़ पानी में पैसे की तरह बह गया उनका। जो सूचना के लोग उनकी छवि बनाने का प्रयास कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो दावे कर रहे थे, वो तो एकदम जमीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये तो कालिक पुत गई योगी सरकार के कालखंड में, और ये कालिक तो लगातार पुतती जा रही है। पहले अयोध्या का प्रकरण आया, यूजीसी नेट पे आज तक ना बोले, पंडितों को अपमानित किया, सनातन पे चोट की। भाई योगी जी संत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बताइए सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालय कितने बचे हैं? मुझे लगता है सरकार से मान्यता प्राप्त 64 से अधिक नहीं होंगे, और वैदिक गुरुकुलों की दिशा में 13 से अधिक नहीं होंगे, जहां वैदिक कर्मकांड, शिक्षा, वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मदरसों की बात करेंगे तो वो 900 से ऊपर है। ये योगी सरकार है। हिंदुओं का ध्रुवीकरण होता है, लेकिन हिंदू आज तक इस बात को समझ नहीं पाए। 9 साल बाद भी जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीतिक धुरी हिंदू मुसलमान पे टिकी है, आप उससे विकास की उम्मीद कर रहे हैं। गलती तो हमारे अंदर है कि हम उनसे विकास की उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं भाई। सवाल तो हमको सीधे मोदी जी से पूछना चाहिए, या गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। क्योंकि योगी जी के हाथ से उत्तर प्रदेश का नियंत्रण उसी दिन निकल गया था, उसी दिन चला गया था जिस दिन उनके खिलाफ उनके विधायकों ने सदन में धरना दे दिया था। ये बात समझने में लोग भूल करके बैठे, और लोग ये मानते रहे कि योगी जी उत्तर प्रदेश के प्रशासक हैं। जिस उत्तर प्रदेश में आईपीएस या पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के परिवार सुरक्षित नहीं है, आप वहां सुरक्षा की बात करते हैं। मैं तो ये इंतजार कर रहा हूं कि कहीं ऐसा बयान ना आ जाए कि भाई ये जो बच्चों का आंदोलन था नोएडा की तरह, इसको भी पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित बता दिया जाए, कि पाकिस्तान के उकसाने पे बच्चे आंदोलन करने निकल पड़े सड़कों पे।
तो क्या कहिएगा आप, किसकी जवाबदेही करेंगे? देखिए, वर्तमान सत्यता ये है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं जिम्मेदारी से आपके मंच पे बात रखूंगा। ये आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिक्स में, भारत के बदलते परिवेश में जवाबदेही, जिम्मेदारी और सबसे बड़ी बात है कि क्रियान्वयन की राजनीति की भूमिका का संचालन उद्गम ले रहा है। स्वयं जवाबदेही तय करने की बात करने लगे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी सत्ता में है तो ये उनकी, हम भी अगर इसको कल को नब्ज इनकी पकड़ने में कमजोर होंगे, ये सिचुएशन हमें भी झेलनी पड़ेगी। सत्यता यह है कि भारत की राजनीतिक परिधि बदलाव की तरफ जा रही है, बदल रही है, और इस बदलाव को जितनी जल्दी जो समझ ले उतना बढ़िया वो इस राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। अन्यथा जो इसको केवल सत्ता प्राप्त करने की एक मंशा के उद्देश्य से देखेंगे, मुझे लगता है कि वो भी यही गलती करेंगे और उनके सामने इससे भी बड़ी चुनौती आएगी। क्योंकि ये तो चिंगारी है, अभी तो मशाल जलेगी, अभी तो इसी मशाल के बाद फिर गोले फटेंगे। इन बच्चों का आक्रोश ये बच्चे समझ चुके हैं, ये बच्चे बखूबी जान चुके हैं कि अपने अधिकारों को लिया कैसे जाता है, छीना कैसे जाता है। इन्हें खैरात की आजादी नहीं चाहिए। और अच्छी बात है कि इन बच्चों को आजादी का शाब्दिक अर्थ सत्यता के साथ जमीन पे पता चल रहा है। ये छीनना सीख रहे हैं सर, और जिसने छीनना सीख लिया फिर वो हाथ फैला के मांगता नहीं है। तो ये बच्चों के अंदर एक सकारात्मक रूप से भारत की राजनीति को बदलने का जो प्रादुर्भाव हुआ है, इसको सभी राजनीतिक दलों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन मानिए। ये हमारे लिए भी है, ये सत्ता के लिए भी है, जो इंतजार कर रहे हैं प्रतीक्षा में उनके लिए भी है। हाँ सर, आपने बहुत बात तो रखी कि जो तत्कालीन सरकार है वो जिम्मेदार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा में लंबे समय से आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, और लंबे समय से ही ये हालात खराब है। सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो बहुत पहले से ही उनकी दशा खराब है, और इनके शासनकाल में तो और खराब हुई है। इनके शासनकाल में जो हायर एजुकेशन है उसका जिस तरह से भगवाकरण हुआ है, सर तो डीयू के हैं, खुद ही समझ जाएंगे, तो उसमें इन्होंने मतलब एक विमर्श की शिक्षा को खत्म कर दिया है। अभी मैं कल परसों ही खबर पढ़ रही थी सर, जो इतिहास का एमए का जो एक पेपर है, दिल्ली सल्तनत का पेपर हटा दिया है। मतलब जो हमारे इतिहास की चीजें हैं जो हमेशा से रही है, छात्रों को पढ़ना चाहिए, उन्हें हटाया जा रहा है। पता नहीं कौन सा इतिहास, कौन सा साहित्य, कौन सी चीजें ये उनको पढ़ाना चाहते हैं, जो हमारी पूरी शिक्षा नीति को जी कुछ जोड़ना चाहते हैं सर, आप बताइए। 10 सेकंड लूंगा मैम। यूजीसी एनईटी 2026 के 3 विषय, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज परीक्षाएं रद्द कर दी। और उसमें कारण क्या बता रहे हैं? अभी स्टेट मैनेज्ड इनका जो एक्सप्लेनेशन आया है, स्टेट मैनेज या सेंटर मैनेज्ड इनका जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेज्ड जो स्टेटमेंट आया है, उसमें जस्टिफिकेशन कि उसमें भारी गलतियां प्रश्न पत्रों में थी और पुराने सवालों को दोहराया गया था। अब बताइए, कम से कम तथ्यात्मक रूप से जवाब भी ऐसा देते हैं जिससे कि कम से कम बच्चों को भरोसा होता। सत्यता यह है कि पेपर लीक हुआ है, इसको ये स्वीकार नहीं कर सकते अब, वरना एक और आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अब यूजीसी नेट के बच्चे, बताइए, इतनी तैयारी करने के बाद आप आकस्मिक पेपर लीक कर दे रहे हैं, और पेपर लीक होने के बाद आप उसका ऐसा फुलिश वही एजेंसी है एनटीए वही एजेंसी है जो बार बार गलतियां कर रही है, पर पता नहीं क्या ऐसी बात है कि इनको बचाया जा रहा है। शिव जी, क्या वजह है एनटीए में ऐसे कौन सा शहद लगा हुआ है कि इसको नहीं हटाया जा रहा है, और रोज हमेशा इसी तरीके की चीजें हो रही हैं? मैं कह रहा हूं मैम, इसमें मत जाइए। मैंने आपके सामने आरएसएस का जो एक उद्देश्य रखा है, ये पूरी सरकार उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन गोलवलकर जी के इतिहास के उद्देश्यों को सार्थक करता है। सीधी सीधी बात समझ लीजिए ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मत पड़िए इनके मकड़ जाल में, सीधे कान पकड़िए, घुमा कर मत पकड़िए, सीधे कान पकड़िए इनका। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जो उद्देश्य इनका एकात्मक शासन लागू करने का, ये सभी उसी का प्रारूप है। ये पहले शिक्षा को खत्म करेंगे। अगर आप शैक्षिक होंगे, आप बौद्धिक होंगे, तो आप सवाल पूछेंगे, और आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वालों से मोदी जी कितना लगाव रखते हैं वो तो आप बखूबी, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने उसको उजागर ही कर दिया था। देश की तो छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने तो उजागर ही कर दिया। और एक बात मैं आपके मंच पे कंक्लूड कर दूं, 10 सेकंड और लूंगा। जब तक इस देश का ब्यूरोक्रेट और सत्ता में बैठे शासक मिड डे मील का खाना नहीं खाएंगे, उनके बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे नहीं, जब तक उनके घर परिवार के लोगों को सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सीय सेवा के लिए पाबंदी नहीं दी जाएगी, उनको मैंडेट नहीं किया जाएगा, तब तक आप भूल जाइए कि इन बुनियादी सुविधाओं पे कभी भी भारत अपने आप को अग्रसर देख सकता है। मिड डे मील का खाना जिस दिन योगी जी खाना शुरू कर देंगे, मोदी जी खाना शुरू कर देंगे, उस दिन बच्चों को मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलने लगेगा।
बताइए योगी जी और मोदी जी कितने दिन मिड डे मील का खाना खाते हैं? उस जिले का डीएम कप्तान कितने दिन मिड डे मील का खाना खाता है? यही कारण है कि पानी में उबला हुआ आलू दे इसमें वो दीजिए, चाहे बात तो पानी में वही उबला हुआ चावल आगे दे खत्म हो जाती है कि जब आपके बच्चे और उन सब नेताओं के बच्चे और सभी के बच्चे और डीएम और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनके बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाना शुरू करेंगे ना, तब हम मानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर कोई सुधार हुआ है। जब तक निजी स्कूलों को तो बढ़ावा दिया जा रहा है। वही बात आपसे बात करना चाहूंगी शिव जी कि एनटीए में एक तो ऐसा क्या लगा हुआ है जो उनको सजा नहीं मिल रही है, और दूसरा ये कि जो बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भाई उनको डराया जा रहा है। लखनऊ में भी बच्चे कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को पुलिस ले गई, वहां राजस्थान में ये वो ऐसे लेटर निकाल देते हैं। मतलब अब बच्चों को, इनको पता नहीं है कि बच्चों ने दिल्ली में किलो की लाठियां भी खा ली, पैलेट गन भी खा ली, सब खा ली, लेकिन वो अपना हक मानने से वो मतलब वो पीछे नहीं हट रहे हैं। कॉकरोच कह रहे हैं कि अब कीड़े भी निकल रहे हैं और हम पीछे हटेंगे नहीं। तो ये इनकी दमन की नीति कैसे चल पाएगी? अंशु जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री इस समय घबराए हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। और जब घबराया हुआ व्यक्ति होता है तब उसके पेट में दर्द होता है और वो बताता है कि पसली में दर्द हो रहा है और दवा पसली की ले जाता है। इस समय सरकार जो एक नया शब्द गढ़ दिया, इसको अभी गढ़ने की क्या जरूरत थी? दिमागी नक्सली। अब ये दिमागी नक्सली जैसे ही सभी पढ़े लिखे लोगों ने लिख लिया, मैं तो देख रहा था कल से एक्स पर ज्यादातर लोगों ने लिख लिया है, सभी उन पत्रकारों ने लिख लिया जो सवाल करते हैं। अब सरकार चक्कर में पड़ गई तो तत्काल एक मंत्री को भेजा गया। अब मंत्री किसे तलाश है? मंत्री कोई आने को तैयार नहीं है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, कह रहे हैं हमें फंसा दोगे। तो एक ही ले दे के मंत्री बचते हैं उनके पास, किरेन रिजिजू, उन्हें भेजा गया। वो जल्दी में, इतना जल्दी में थे कि वो अंक भूल गए, 1 2 4 लिख गए, 1 2 3 लिखना था 1 2 4 लिख गए, 3 नंबर की समस्या ही इधर उधर कर गए। छात्र अपनी समस्याएं उठा रहे हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में मैं बेसिक शिक्षा विभाग पर पिछले 2021 से 5 वर्ष हो गए लगातार काम करते। एक ही काम पर 5 वर्ष लगातार 1 घंटे लाइव प्रोग्राम करना किसी पत्रकार की बस की बात नहीं है। एक ही मुद्दा प्राइमरी स्कूल, एक ही मुद्दा शिक्षा मित्र, एक ही मुद्दा अनुदेशक, और सरकार को मजबूरन उनकी अभी आके 8,000 रुपए सैलरी बढ़ानी पड़ी। हालांकि 17,000 18,000 में कुछ किसी का परिवार नहीं चलेगा, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया तो ये रुकेगा नहीं व्यक्ति। पिछली बार 2022 में जब 21 चल रही थी तो 2,000 बढ़ा के हमें रोकना चाहा, हम फिर नहीं रुके। सरकार चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाए, गिने चुने लोग शिक्षित हों, जिन्हें हम बैकडोर से आरएसएस का स्वयंसेवक बनाकर संस्थाओं में अडॉप्ट कर दें। बाकी लोग क्या जाने, कामड़ उठाने के लिए भीड़ चाहिए, सड़क पर सुंदरकांड पढ़ने के लिए भीड़ चाहिए, मस्जिदों के खिलाफ नारे लगाने के लिए भीड़ चाहिए, 25 दिसंबर को चर्च के सामने खड़े होकर चिल्लाने वालों की भीड़ चाहिए, प्रोफेसर साहब जैसे लोगों से सवाल करके घेर के सवाल पूछने की एक भीड़ चाहिए कि आप गलत पढ़ाते हो। सही पढ़ाने वाले तो है ही नहीं इनके पास। भाई ये एक सावरकर का देश, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश, ये गोलवलकर जी का देश बनाना चाहते थे, वो देश ने स्वीकार नहीं किया। देश तो नेहरू जी के नाम पर चलेगा, देश गांधी के नाम पर चलेगा, देश सुभाष चंद्र बोस के नाम पर चलेगा, अशफाक उल्लाह के नाम पर चलेगा, सरदार भगत सिंह के नाम पर चलेगा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चलेगा, जिन्होंने बलिदान दिया है। अब बलिदान से कोसों दूर, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट घोषित कर दें कि बलिदान देने वाले में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कितने लोग थे, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। वहां इन पर सूची है नहीं, फिर ले दे के बचते हैं लाला रामदेव। तो जब चाहते हैं तब लाला रामदेव को ले आते हैं कि भैया कुछ बोल दो। परसों उन्होंने बोल दिया खिलाफ, अब खिलाफ के बाद उन पर डांट पड़ी होगी तो उन्होंने कह दिया ठीक है अब हम उसे मैनेजमेंट कर देते हैं, आधा इधर आधा इधर। उन्होंने कहा हिंदू तो खतरे में नहीं है लेकिन बच्चों का जीवन बिगाड़ रहे हो। अरे कौन जा रहा है इस स्कूल में बताने? जब आपने पाबंदी का लेटर जारी कर दिया है, यूपी में पहले से पाबंदी लगी हुई है, जब से वो एक पत्रकार मिड डे मील की खबर कर लाया था, वो इस वीडियो में नहीं है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग उसकी मदद करें। उसी दिन यूपी सरकार ने रोक लगा दी थी, कोई भी अनायास स्कूल में नहीं घुसेगा। तो भैया ये बच्चों को समझाने जा कौन रहा है? कैसे घुस जा रहे हैं लोग? ये नहीं कोई कह रहा है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, तुम पेपर लीक करा दोगे, बड़े लोग पेपर खरीद लेंगे, ये गरीबों के बच्चे पास कैसे होंगे? कब जागेंगे गार्जियन? और मैं फिर कह रहा हूं, ये क्रांति का दौर आ गया है।
हरित क्रांति आई, ये युवा क्रांति आ गई है। और युवा के आक्रोश को रोकने का बस सिर्फ शिक्षक में होता है, और शिक्षक आपके पास बढ़िया है नहीं। शिक्षक आपने आरएसएस माइंड बना दिए। अधिकारी रोक लेते थे, अधिकारी बता रहे हैं कि मैं तो बहुत पुराना आरएसएस ही हूं, मैं तो बचपन में संघ में जाया था, फलाने अध्यक्ष थे, जबकि उसे यही मालूम नहीं कि आरएसएस में अध्यक्ष होता ही नहीं है। आरएसएस में तो कारवा, सर कारवा, प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख थे, वो कह रहे थे महिलाओं का बलात्कार कर देना चाहिए। उन बेशर्म को यह समझ में नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं सार्वजनिक मंच से। ऐसी जहां घृणित सोच हो, वहां देश के विकास की और शिक्षा की बात करोगी आप। जहां सोच ही नहीं है शिक्षा के नाम पर, आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी इनसे पूछिए, और सर तो बैठे हैं टॉप 300 में भारत की कोई यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। भारत की मीडिया का स्थान बताइए, भारत में भुखमरी का स्थान बताइए, महिलाओं में रक्त अल्पता में भारत सबसे प्रथम स्थान पर है, कुपोषण में प्रथम स्थान पर है, बताइए। बिल्कुल। और आ जाएगा। उसके बाद आप देखते रहिए, लाठी चलेगी, घर परिवार तक इनने झगड़ा पहुंचा दिया है, क्योंकि ये पेट की आग। मैं आपको बड़ी गंभीर आज बात बता रहा हूं, बच्चा जब भूख से बिलखता है तो उसका बाप कुछ भी कर देगा, हत्या कर देगा, मार देगा, बच्चे के लिए भोजन लेके आएगा, चोरी करके लाएगा। प्रोफेसर साहब बहुत सीनियर है, बता देंगे कि बच्चे की भूख को कोई पिता देख नहीं सकता। जब बच्चा भूख से बिलखेगा, मालूम है आपको कि 90% लोग, मैं IMF तो कह रहा 80%, मैं कह रहा हूं 90% लोग इस देश के अपने मन से 100 ग्राम जलेबी नहीं खा सकते हैं, 2 समोसे नहीं खा सकते, वो पूरे परिवार के साथ बैठ के एंजॉय नहीं कर सकते। 10% लोग कुछ भी कर ले, तो कौन है इन सब का जिम्मेदार? 12 वर्ष से आप सत्ता में हो, मैं क्या नेहरू जी से फोन सही सही कह रहे हैं कि जब देश में असमानता इतनी बढ़ जाएगी कि एक तो हलवा पूड़ी खा रहा है, ऐशो आराम में रह रहा है, और अधिसंख्य जनता है जो वो भूखों मरने के लिए बैठी हुई है, उनके पास ना शिक्षा है ना रोजगार है, और उस पर से भ्रष्टाचार लगा हुआ है, तो फिर ये स्थिति आएगी ही, लोग सड़कों पर आएंगे ही। प्रोफेसर साहब, आपसे ये एक टिप्पणी मैं चाहूंगी, जैसे एक पूरी शिक्षा को ध्वस्त तो किया ही गया है, जो उसका भगवाकरण किया है, और उसके बाद भी अब उनकी एक सुधरने की कोई सुधारवादी सोच हमें नजर नहीं आती है। जब प्रधानमंत्री अभी लाल किले से ये कहते हैं, ये तो बताते नहीं है कि शिक्षा के लिए क्या प्लान है, उल्टा वो कहते हैं कि हम डिजिटल कोचिंग देंगे बच्चों को। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई आप स्कूलों में और कॉलेजों में शिक्षा सही करेंगे, वहां पर आप देंगे डिजिटल कोचिंग आप देंगे, और उसके बाद जो डिजिटल और वो मोबाइल का और उसका खर्चा कौन उठाएगा, वो आपके उन्हीं मोबाइल कंपनियों की जेब में जाएगा। यानी समाधान आपके पास कोई नहीं है। आपने स्कूल बंद कर दिए, पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, सड़कों पर बच्चे उतरे हुए हैं, और आप ये देखिए कि जो सही बता रहे थे अभी कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है, अब वो कहीं किसी लिस्ट में नहीं जा पा रहे हैं, कहीं उनका नाम नहीं आ पा रहा। आपने उनकी जो रही सही जो उनका नाम था उसको भी आपने नीचे ला दिया है। तो सर क्या लगता है कि चूंकि बंच ऑफ जोकर्स तो राहुल गांधी ने कहा ही, और शिक्षा का अभाव है, क्या यही इनकी ये सोच है कि लोग शिक्षित ना हो पाए, रोबोट बन के रह जाएं, और इसकी तरह इन्हीं की बातों को जो है वो मानते रहे? तो अभी ये सुधरना नहीं चाहते और लोग अब इनको रहने नहीं देंगे। क्या लगता है कि पूरी तरह से ये सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है क्योंकि ये नहीं समझ रहे अब? नहीं, आप इस बात को समझिए, इनकी विचारधारा ही शिक्षा विरोधी है। ज्ञान का प्रसार होगा तो ज्ञान के प्रसार होने से लोग प्रश्न करेंगे, लोग प्रश्न करेंगे तो सरकार को उत्तर देना होगा। तो ये शिक्षा विरोधी है मूल रूप से, एक तो ये समझना जरूरी है। इसलिए शिक्षा के ऊपर ये ध्यान नहीं देंगे। दो बात, जितनी शिक्षा ये देंगे भी उतनी शिक्षा वो शिक्षा देंगे जो अवैज्ञानिक शिक्षा होगी, जो मिथकों के द्वारा, जो मैथोलॉजी के द्वारा वो शिक्षा देंगे। इसका अर्थ ये है कि वो यथार्थ से युवा पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ियों को दूर ले जाएंगे और वो लौटाएंगे धर्म की कथाओं में, और जो अवैज्ञानिक है। हमारे पास जो है पुष्पक विमान भी था, हमारे पास
ये आप जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, ये मिथ है, दैट्स नॉट रियलिटी। तो ये ज्ञान अगर आप देंगे फिर दुनिया में आप कैसे कम्पीट करेंगे? अगर दुनिया में आप कहेंगे हमारे पास तो प्लास्टिक सर्जरी भी था, हमारे पास तो पुष्पक विमान भी था, और जब आविष्कार की बात उठेगी, जब जनरल नॉलेज के या कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों में अगर वो लिख देंगे कि हमारे पास सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी कहाँ आया, पता चला उसने तो भारत लिख दिया। सबसे पहले विमान कहाँ आया, तो उसने तो पुष्पक विमान के लिए भारत को लिख दिया। क्या ये प्रश्न सही होंगे? यानी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा क्या? तो मुझे लगता है कि एक पहली बात है कि शिक्षा विरोधी है, दूसरी बात है कि ऐसी शिक्षा वो देना चाहते हैं जो शिक्षा जो है वैज्ञानिक नहीं हो, जो यथार्थ की शिक्षा नहीं हो, जो लोगों को सवाल करना सिखाए, जो शोध को और तमाम तरह के रिसर्च को प्रमोट करे। क्योंकि रिसर्च होता कैसे है? पहले दिमाग में सवाल उठते हैं, क्वेश्चन आप करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इस क्यों का उत्तर जो है वो विज्ञान की जो है वो समझ पैदा करता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो क्यों पर जाना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है। तो मुझे लगता है इस बात को समझना जरूरी है कि ऐसी ताकतों से अगर ये अपेक्षा करेंगे कि ऐसी शिक्षा पद्धति ये देंगे, और वो शिक्षा पद्धति के लिए वो फिर शिक्षण संस्थानों को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाठ्यक्रमों को नहीं, पाठ्यक्रमों को तो बिल्कुल ये एक जो बिल्कुल जिसको कहते हैं यथार्थ से, सत्य से दूर ले जा रहे हैं। आप इतिहास को कैसे समझेंगे? भारत का इतिहास अगर हम पढ़ाना शुरू करें तो कैसे ये काल निकाल देंगे, ये काल निकाल, तो आप जानेंगे कैसे इतिहास को? तो इसका मतलब है कि ये पूरी की बातें, और आप इस बात को समझिए कि इसलिए अगर ये शिक्षा और इस प्रकार की व्यवस्था और ये जारी रही तो भारत का भविष्य अंधकारमय है, और जब भारत का भविष्य अंधकारमय होगा तो निश्चित रूप से युवा इनको कब तक बर्दाश्त करेंगे, और युवाओं को इनको बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। जी जी जी, तो यही एक बात है कि संघर्ष ही एक रास्ता है अगर अपने हक को पाना है, और शिक्षा के बिना तो कोई समाज, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर शिक्षा को ही खत्म करने पर यह आमादा है तो ये संघर्ष जो आज छोटे बच्चे भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से जायज है। वो पूरी तरीके से उनके साथ उस पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, उनके अभिभावकों को भी, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो देश नहीं बचेगा, देश का भविष्य नहीं बचेगा। मैं इसके साथ ही आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगी। प्रोफेसर शशि शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये चर्चा आपको सार्थक लगी है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपनी कमेंट लिखकर बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, और क्या वाकई शिक्षा के क्षेत्र में एक रसातल की ओर ले जाया जा रहा है इस वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से, तो क्या कुछ होना चाहिए, और ये बच्चे जो संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं क्या ये वाकई सही दिशा में जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।